हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। तो जैसा कि आपने ग्रुप डी की पिछले क्लासेस में देखा था, जिसमें हमने फोर्थ टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण तक अपना कंप्लीट किया था। अब इसके आगे हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ससंजक बल और असंजक बल के बारे में। तो यहाँ से हमारा फोर्थ टॉपिक यानी बल टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा बहुत आज मोशन टॉपिक देख लेंगे, मोशन के कुछ पॉइंट देख लेंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम पूरा मोशन टॉपिक कवर कर लेंगे और जब ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे तो उसके बाद हम फोर्स और मोशन टॉपिक के मिला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संभावित प्रश्न जो भी बन सकेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से, उसको हम लेकर आएंगे। तो ऐसा करके टॉपिक बाई टॉपिक थ्योरी प्लस एमसीक्यू हमारी कवर होती जाएगी। तो आपके एग्जाम तक पूरा सिलेबस ऐसे कर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको साइंस में टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साइंस का पूरा टॉपिक, आपका पूरा टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं अभिकेंद्री बल क्या होता है। तो किसी वस्तु या पिंड को घूर्णन या फिर परिक्रमा करने के लिए जो बाहर से केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। किसी वस्तु या पिंड को परिक्रमा करने के लिए बाहर से केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। तो अभिकेंद्री बल क्या होता है? ये बाहर से केंद्र की ओर लगता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा लगाना, पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमा लगाना, यह अभिकेंद्री बल जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। अभिकेंद्री बल जो उत्पन्न होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमा लगाना अभिकेंद्री बल के कारण ही हो पाता है। और साथ ही इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, और क्या हो जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो हम जनरली पढ़ते रहते हैं कि किसी मोड़ पर मुड़ते हुए या मुड़ते समय व्यक्ति या वस्तु का केंद्र की ओर झुक जाना। अब कैसे? मान लो जैसे कोई मोड़ है तो यहाँ पे व्यक्ति या फिर वस्तु कोई भी अगर वो मुड़ती है तो वो केंद्र की ओर झुक जाती है। आप भी कभी ये महसूस किए होंगे कि जब बाइक या फिर कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो जब किसी मोड़ पे मुड़ते हैं तो हम थोड़ा सा केंद्र की ओर झुक जाते हैं। ये किसके कारण पॉसिबल होता है? अभिकेंद्री बल के कारण होता है। अभिकेंद्री बल घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। अभिकेंद्री बल 3 कारणों से उत्पन्न होता है। पहला, जो सूर्य पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तब अभिकेंद्री बल चार्ज या आवेश के कारण उत्पन्न होता है। और जब किसी मोड़ पर मुड़ते हुए व्यक्ति या वस्तु केंद्र की ओर झुक जाते हैं तो यहाँ पे जो अभिकेंद्री बल है वह घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। तो हम अभिकेंद्री बल देख लिए। उसमें क्या होता है? किसी वस्तु को परिक्रमा करने के लिए जो कि बाहर से केंद्र की ओर बल लगता है उसको हम अभिकेंद्री बल बोलते हैं। अब देखते हैं हम अपकेंद्री बल के बारे में।
अपकेंद्रीय बल क्या होता है, यानी इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। यह क्या है, यह क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं होता है, यह एक आभासी बल माना जाता है। जो अपकेंद्रीय बल है यह आभासी बल यानी स्यूडो फोर्स माना जाता है। यह केंद्र के विपरीत लगता है, या फिर विपरीत महसूस होता है, केंद्र के विपरीत महसूस होता है। यह केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे ही काम करती है। जो वॉशिंग मशीन है उसको कभी आपने चलते देखा होगा, तो उसमें जो पानी है वो केंद्र से बाहर की ओर छिटकता है, केंद्र से बाहर की तरफ जाता है, यानी चारों परिधि की ओर जाता है। बोला जाए तो केंद्र से परिधि की ओर जाता है। ये केंद्र से परिधि की ओर काम करती है और कार्य करती है। जैसे वॉशिंग मशीन में देखा ही है, जो वॉशिंग मशीन है इसमें जो पानी है वो केंद्र से ऐसे परिधि की ओर बाहर की तरफ जाता है। तो जो वॉशिंग मशीन काम करती है वो किस में करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये एग्जाम्पल हैं सारे। वॉशिंग मशीन ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करती है। साथ ही जो मक्खन बनाने की प्रक्रिया है, एक मिनट, जो मक्खन बनाना यह भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। सिद्धांत को फॉलो करता है। अगला उदाहरण है, झूले पर बैठा व्यक्ति, झूले पर बैठा व्यक्ति बाहर की ओर एक बल महसूस करता है, बाहर की ओर एक बल महसूस करता है। तो अगर वो बाहर की ओर एक बल महसूस करता है तो कौन सा बल होगा, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के 3 उदाहरण हो गए, वॉशिंग मशीन, मक्खन बनाना, यह भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत को फॉलो करता है, और झूले पर बैठा व्यक्ति बाहर की ओर एक बल महसूस करता है, यानी अपकेंद्रीय बल महसूस करता है। अगला है ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। ससंजक बल क्या होता है, तो जब एक समान अणुओं के मध्य बल लगता है, यानी समान अणुओं के मध्य के बीच जो फोर्स लगता है, के बीच जो बल लगता है वह ससंजक बल कहलाता है। जैसे पानी का किसी केस नली में ऊपर चढ़ना, एक दूसरे के अणु के सहारे जो ऊपर चढ़ते हैं, पानी जो किसी नली के थ्रू ऊपर जाता है तो किसके कारण होता है, ससंजक बल के कारण। आपने पहले बचपन में देखा होगा कि जब पानी को ऐसे ग्लास में, मतलब नली को या किसी पाइप को हम ग्लास में पानी भर के उससे जब मुंह से खींचते थे फिर छोड़ देते थे, तब भी उसमें से पानी आता ही रहता था, आता ही रहता था। तो वो किसके कारण होता है, ससंजक बल के कारण होता है। जैसे नली से पानी खींचने पर लगातार पानी बाहर आता ही रहता है, तो ये किसके कारण होता है, ससंजक बल के कारण। बचपन में ये खेल काफ़ी खेला होगा आपने, नली से पानी खींचने पर लगातार पानी का बाहर आना। ये ससंजक बल के कारण होता है। अब देखते हैं असंजक बल।
ये क्या होता है? तो ससंजक बल जब समान अणुओं के बीच लगने वाला बल है तो ये असमान अणुओं के बीच, असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है असंजक बल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? केस नली से चिपक कर पानी के अणुओं का ऊपर उठना। ऐसे आपने देखा होगा जो पेपर है, पेपर को अगर हम तेल में डिप कर देते हैं तो वो पहले थोड़े से एरिया में भले ही तेल को डिप करे, पर धीरे 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 वो पेपर के बड़े एरिया को कवर करता जाता है, यानी धीरे धीरे तेल का फैलाव होता जाता है। तो किसके कारण होता है? असंजक बल के कारण होता है। तो केस नली से चिपक कर पानी के अणुओं का ऊपर उठना, यह असंजक बल के कारण होता है। तो आज हमने अपकेंद्रीय बल, ससंजक बल और असंजक बल के बारे में समझ लिया। अब हम कुछ मोशन के टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद इससे जो भी क्वेश्चन बन सकेंगे उनको फिर देखेंगे। तो देखते हैं मोशन क्या होता है या फिर गति क्या होती है। तो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन अगर होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर उसके प्लेस में या उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा तो वो क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन को गति कहते हैं। अब कोई वस्तु गति स्थान में परिवर्तन मतलब कि मान लीजिए कोई वस्तु पॉइंट ए पे खड़ी है, पॉइंट ए पे खड़ी है, इसको हम रेफरेंस बिंदु भी बोलेंगे या निर्देशक बिंदु बोलेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु पॉइंट ए पे खड़ी है, तो अगर ये इससे बढ़ के बी पॉइंट तक जाती है, यानी उसके स्थान में अगर परिवर्तन होगा तो ही वह वस्तु गति में कहलाएगी, नहीं तो वो रेस्ट में कहलाएगी। नहीं तो वस्तु की दो ही तो अवस्था होती हैं, या तो वस्तु गति कर रही होगी या तो वस्तु विराम में होगी यानी रेस्ट में होगी। तो अगर कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन लाती है, यानी अपनी जगह को छोड़ती है, अपनी जगह से हिलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वस्तु गति में है। और अगर वह अपने जगह पे बनी रहती है या अपने प्लेस पे टिकी रहती है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वस्तु रेस्ट पे है। अब निर्देशक बिंदु क्या होता है? तो वह बिंदु जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की गति का पता लगाया जाता है, यानी जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के या फिर वस्तु के गति का पता लगाया जाता है। अब जिसके द्वारा कैसे, कि मान लीजिए हम किसी चीज़ को कैसे बोलेंगे कि ये गति में है या इसने कुछ दूरी तय की है, इसने मूव किया है, तो वो एक निर्देशक बिंदु के द्वारा ही पता लगाया जाएगा कि यानी पहले इस बिंदु पे थी वस्तु, पहले इस बिंदु पे वस्तु थी, अभी अगर ये यहाँ पहुँच गई मतलब ये अपने पोजीशन को चेंज की है, अपने स्थान का में परिवर्तन की है, तो ये जो बिंदु है यही क्या कहलाएगा? निर्देशक बिंदु। मतलब इससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं ना, अगर कोई वस्तु यहाँ पे थी अब वो यहाँ पे नहीं है तो हम इस बिंदु से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो वस्तु मूव की होगी, यानी गति की होगी, अपने स्थान में परिवर्तन की होगी, तभी वो इस बिंदु पे नहीं है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? निर्देशक बिंदु। यानी जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की या फिर वस्तु की गति का पता लगाया जाता है तो वह निर्देशक बिंदु कहलाता है। अब दूरी क्या होती है? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए पे था, ए से वो गया बी पे, 5 किलोमीटर चल के बी पे गया, बी से सी पे गया, 3 किलोमीटर चल के सी पे गया, और सी से डी पे गया 2 किलोमीटर चल के। तो किसी वस्तु द्वारा अब ये जो ए से डी तक चला
तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पूरी लंबाई, संपूर्ण लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। अब 5 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, यानी टोटल वो 10 किलोमीटर चला। तो इसके द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई, टोटल लंबाई कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। यही क्या कहलाती है? दूरी। अब वो कैसी भी हो सकती है, सरल रेखा में हो सकती है या फिर परवलय आकार हो सकती है। दूरी कैसी भी हो सकती है। दूरी हमेशा धनात्मक होगी, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यह ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं हो सकती, नहीं होती, ये किसी भी दिशा में हो सकती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक क्यों होती है? क्योंकि कोई वस्तु अगर अपनी जगह से हिलेगा, यानी कुछ दूर चलेगा, तो वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ही, भले ही बहुत छोटी हो, बहुत कम डिस्टेंस हो, पर कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ही। इसीलिए दूरी धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी शून्य भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो अपने जगह से हिलेगा ही नहीं, गति ही नहीं करेगा, तो फिर वो दूरी नहीं मानी जाएगी, वो वस्तु रेस्ट में या फिर विराम में मानी जाएगी। तो इसलिए दूरी न शून्य होती है, ना ही ऋणात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब विस्थापन है, तो मान लो कोई वस्तु, विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी सबसे लघुत्तम जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है? विस्थापन। मान लीजिए कोई वस्तु ए से चला बी तक 5 किलोमीटर चला, बी से चला सी तक 2 किलोमीटर चला, और सी से चला डी तक 3 किलोमीटर, और डी से वो वापिस आ गया कहाँ तक? बी तक 5 किलोमीटर। तो उस व्यक्ति या फिर वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 5, 2, 3 यानी 10, और 10 + 5 कितना हो जाएगी? 15 किलोमीटर। यानी वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर, क्योंकि वो 10 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल चली गई दूरी तो 15 किलोमीटर हो जाएगी। पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1, यानी वो अपने जगह से विस्थापित कितना हुआ, अपनी जगह से कितना दूर अभी भी वो खड़ा है। तो वो अपनी जगह से कितनी दूर खड़ा है? केवल 5 किलोमीटर। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा 5 किलोमीटर, हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगी? विस्थापन, यानी सबसे छोटी दूरी विस्थापन कहलाती है। इसलिए विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी। दूरी के बराबर भी, अगर दूरी एक सीधी रेखा में है, दूरी एक सीधी रेखा में है, वो वापस नहीं लौटी वस्तु, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन और दूरी बराबर हो भी सकती है। अब विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन 0 भी हो सकता है। अब 0 कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है, ए पे है, वो चली बी तक, बी से चली सी तक, और सी से वापस आ गई ए पर, सी से लौट के वापस आ गई एक पर। तो इसकी अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही हो जाएगा। तो जब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही हो जाएगी वस्तु की, तो विस्थापन क्या हो जाएगी? 0। यानी वस्तु जहाँ पे थी वापस वहीं पे आ गई, पर दूरी 0 नहीं होगी। दूरी, ये टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, ये सारी दूरी में ही आएगी। जो ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से वापस ए तक आया, तो ये जितना पाथ कवर किया है ये दूरी में आएगा। पर विस्थापन अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही हो गई, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। विस्थापन एक सदिश राशि होते हैं, विस्थापन सदिश राशि होती है, और इसका मात्रक होता है, मात्रक मीटर होता है।
मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अगला देखते हैं चाल क्या होती है। तो प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यानी एक फिक्स समय में, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल यानी स्पीड कहलाती है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी तय की गई दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होती है? तय की गई दूरी बटे समय या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब किसी गतिशील कार की चाल को मापने के लिए, यानी स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बाइक में या फिर गाड़ियों में लगा होता है ना स्पीडोमीटर, जो बताता है कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। और दूसरा होता है या कार द्वारा या बाइक द्वारा कुल तय की गई दूरी किसके द्वारा मापी जाती है? ओडोमीटर के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हम देखेंगे वेग के बारे में, त्वरण, दूरी और विस्थापन में कुछ डिफरेंस देखेंगे, न्यूटन की गति के नियम को पढ़ेंगे। उसके बाद इस मोशन टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो आज हम यहीं तक देखते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।